एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे साथियों। तो ये जो भूगोल का पीडीएफ है, यानी ये पीडीएफ जो है वो बिहार बोर्ड की कक्षा 6 पाठ भूगोल हमारी दुनिया, जो बुक का नाम है उसका है, पार्ट 1 का। चूँकि देखिए, जो वो बुक के अंदर जो कंटेंट है वो बहुत ही सीमित मात्रा में दिया गया है, लेकिन उस कंटेंट को कहानी के रूप में बताया गया है। ना ही आपके पास उतना समय है, ना ही हमारे पास उतना समय है। शायद हो सकता है कि एग्ज़ाम हो जाए, हमें अपनी तैयारी बिल्कुल बरकरार रखनी चाहिए। ठीक है, मानते हैं केस हुआ है, हो सकता है स्टे भी लगे, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं तो वो हमारे लिए कभी भी बुरा साबित नहीं होता है। कहा जाता है कि ज्ञान आप जितना बढ़ाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इसीलिए मैंने भूगोल पार्ट 1 जो है हमारा, वो चैप्टर 1 हमारी दुनिया का जो है हमारा सौरमंडल, उसके बारे में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के सामने पीडीएफ के रूप में डाला है। तो देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। पहला है कि भूगोल शब्द अंग्रेजी भाषा के जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन। यानी जब भी हम पृथ्वी के वर्णन की बात करते हैं तो हम जियोग्राफी शब्द का यूज करते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट्स को देखते हैं कि भूगोल के अंतर्गत हम विश्व के आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, जीव जंतु, भूमि, धरातल इत्यादि की विशेष जानकारी पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब भूगोल की बात की जाती है तो ये जितने भी सौर परिवार की बात हो जाए, या फिर जो पहाड़ पर्वत, नदी, वनस्पतियाँ, वन, जंतु, ये सभी जो क्या है भूगोल के अंतर्गत ही आते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है कि रात के समय आसमान में दिखने वाली चमकीली वस्तुएं खगोलीय पिंड कहलाती है। बिल्कुल। उसके बाद सूर्य के परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि शामिल होते हैं। यानी कि जैसे कि एक परिवार होता है और परिवार में परिवार का मुखिया होता है और फिर उनके बच्चे होते हैं, तो उसी तरह से जो ये सौर परिवार का नाम जो हमने दिया है उसमें कौन है, उनका मुखिया जो है वह सूर्य है, और इसके अलावा छोटे छोटे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और बहुत सारी आकाशीय जो घटनाएं हैं वो इसमें शामिल होती है। चौथा पॉइंट है कि सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सौर परिवार के सारे सदस्य सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। चौथा हमारा अगला पॉइंट है कि जब हम सूर्य को किसी दूरबीन की मदद से देखते हैं तो यह आग के गेंद की तरह ही दिखाई देती है। इस घटना को हम सौर प्रज्वाल कहते हैं, यानी कि यह एक आग का गोला ही नजर आता है। आगे देखते हैं कि हमारी पृथ्वी का आकार सूर्य से कई गुना छोटा है। सूर्य की दूरी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जो कि सूर्य से क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। और हमें पता है कि ग्रह को खुद का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये सूर्य की रोशनी से ही प्रकाशित होते हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है, जो काफ़ी चमकीला है। मंगल को हम लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसका रंग जो है वो आग के समान लाल होता है। इसके अलावा सभी ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसकी समयावधि अलग अलग होती है। यानी कि ये जो चक्कर लगाने का जो वक्त है ये सबका अलग अलग होता है। डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। शनि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर रिंग्स बने हुए हैं, जिसे हम छल्ला कहते हैं। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा अगस्त 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा दी गई थी। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, जिसके बाद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में मात्र 8 मिनट का समय लगता है। यानी कि बताइए कि इसकी गति कितनी तेज है, कितनी तीव्र है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीकी तारे का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष का समय लगता है। बिल्कुल। अब अगला है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन मिलता है, क्योंकि यहां जीवों के रहने के लिए जल और सभी प्रकार की आवश्यक गैसें मौजूद है। तो हम ये भली भांति जानते हैं कि अभी हमने बहुत सारे ग्रहों पर रहने का प्रयास किया है, लेकिन हमारे रहने के लिए ना ही अनुकूल कोई वातावरण वहाँ मिला है, ना ही सबसे बड़ी बात है कि जो जल जो हमारे जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो उसकी मौजूदगी किसी भी ग्रह पे नहीं है। अगला है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो है वह 3/4 भाग यानी कि 71% भाग पर जल है और 21% भाग पर भूमि है।
और ये क्या होता है, समुद्र की सतहों से परावर्तित होती है, और यानी कि सूरज की रोशनी परावर्तित होती है और उसकी वजह से यह नीला दिखता है। अगला है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। चलिए अब अगला पॉइंट है कि चंद्रमा पर मानव के रहने हेतु अनुकूलित वातावरण नहीं है। यह दिन में बहुत ही अधिक गर्म और रात को बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। इसकी धरातल उबड़ खाबड़ और मिट्टी रहित है। यानी कि जो चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति थे उन्होंने ही ये बताया होगा कि वहाँ का वातावरण कैसा है। चलिए अगला पॉइंट है कि बृहस्पति के 63 और शनि के 62 उपग्रह है। बुध और शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। अगला पॉइंट है कि उपग्रह को भी अपना प्रकाश नहीं होता है और यह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं तो सौर परिवार में घूमने वाले छोटे छोटे पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में होते हैं। ये आकाश में इधर उधर घूमते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वह सीरस है। चलिए अगला पॉइंट है कि आकाश में फैली असंख्य तारों की सफ़ेद और चमकदार पट्टी को हम आकाशगंगा कहते हैं। बहती हुई नदी के तरह दिखने के कारण इसे आकाशगंगा कहा जाता है। यानी कि गंगा का मतलब होता है नदी। तो जब हम आकाश में रात को देखते हैं तो यह हमें बहती हुई नदी की तरह नज़र आती है, इसलिए इसे हम आकाशगंगा कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, और इसका नामांकन जो है वह धार्मिक ऋषियों के नाम पर किया गया है, जो है ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और मरीचि। चलिए हमारा अगला पॉइंट है कि यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलॉन, एटा और जेटा कहा गया है। यानी किसे, तो सप्तऋषि को। हमारा अगला पॉइंट है कि ऋतु और पुलह को मिलाने वाली रेखा जो है वह उत्तर दिशा का सूचक है, यानी कि वह उत्तर दिशा बताती है। ये आकाशीय घटना है। ध्रुव तारा उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर है। जाहिर सी बात है कि ध्रुव तारा हम लोगों ने बचपन से सुना है कि यह पृथ्वी के उत्तर दिशा में दिखता है, तो यह पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर है। यदि हम विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से ध्रुव तारा को देखें तो यह क्षितिज प्रतीत होता है, और ध्रुव की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो क्षितिज से उसकी ऊंचाई भी बढ़ती हुई दिखती है। अगला पॉइंट है कि क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई की डिग्री बढ़ने के साथ साथ उस स्थान का अक्षांश भी उतने ही डिग्री का होगा। हमारा अगला पॉइंट है कि प्राचीन काल के लोग खासकर नाविक समुद्र में ध्रुव तारा को देखकर उत्तर दिशा का अनुमान लगाते थे। और अगला पॉइंट है कि ऐसे विशेष तारों के समूह के बीच सूर्य नजर आता है, उसको राशि कहते हैं। इसकी संख्या 12 है, यानी कि राशि जो है वह भी एक तारा ही कहा गया है, और मतलब कि उसके बीच में सूर्य नज़र आता है। ठीक है, तो चलिए राशियों को उसकी आकृति के आधार पर हम नामांकित करते हैं, यानी उन्हें नामांकित किया गया है, और ये हैं मेष, वृष, मिथुन, कर, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो हम लोग जो अपना अपना राशि देखते हैं उससे हम लोग अपना भविष्य जानते हैं, तो ये इन नक्षत्र का, इन तारों का ही नाम है। चलिए पृथ्वी के चारों ओर के समुदाय को नक्षत्र कहते हैं, और उसके नाम हैं अश्विनी, भरणि, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा, आषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। पृथ्वी इसे 14 दिन में पार कर लेती है, इसीलिए नक्षत्र की अवधि जो है वह 14 दिनों को मानी गई है। चलिए अब अगला पॉइंट है कि भारतीय मौसम विभाग जो है वह नक्षत्र में मौसम की दशा से अपना पूर्वानुमान करते हैं। यानी ये जो मौसम विभाग हमें बताते हैं कि आगे बारिश होगी, सर्दी होगी, गर्मी होगी, तो ये कहाँ से पता चलता है, हमने जान लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। तो ये हमारा जो है ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो था। इसके अलावा इसमें एक और जो है वह डाटा दिया गया है, वो भी मैं आपके सामने पेश करती हूँ। तो
ये देखिए, ये जो है हमारा जो है ग्रह का नाम है, और ये मैंने बताया था कि सभी का घूर्णन करने का जो समय होता है वो अपना अलग अलग होता है। अभी यहाँ एक पॉइंट है कि घूर्णन और परिभ्रमण, ये हम लोग जानेंगे। देखिए, घूर्णन क्या होता है, तो अपने अक्ष पर एक काल्पनिक अक्ष का जो निर्माण किया गया है प्रत्येक ग्रहों के लिए, जिस पर पृथ्वी भी घूमती है, तो वो घूर्णन कहलाता है। और परिभ्रमण या परिक्रमण वो होता है जो हम लोग सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, यानी रोटेशन और रिवोल्यूशन की बात की जा रही है। तो इसे हम लोग मैं अगले चैप्टर में क्लियर कर दूंगी। तो ये हम ग्रहों के नाम देख लेते हैं। जो है बुध, इसे अपने अक्ष पर घूमने में 58.6 दिन लगते हैं, और सूर्य के चारों ओर 87.97 दिन लगते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 0 है। शुक्र को का घूर्णन समय 243 दिन है, परिभ्रमण समय 224.7 दिन है, और उपग्रहों की संख्या 0 है। पृथ्वी के घूर्णन का समय 23.91 घंटा यानी एक दिन का होता है, पूरे 24 घंटे नहीं। वही वजह है जो दिन और रात होते हैं। और परिभ्रमण का समय जो है 365.3 दिन, जो हम लोग एक वर्ष मनाते हैं। और इसके उपग्रहों की संख्या 1 है, और कौन सा है हम लोग जानते हैं, जो चंद्रमा है। चलिए अब मंगल पे आते हैं। तो ये इसके घूर्णन का समय 24.6 है, और परिभ्रमण का समय 687 दिन है, और उपग्रहों की संख्या 2 है। अब बृहस्पति जो है उसके घूर्णन का समय 9.9 यानी 9.9 है, 9 घंटा है। परिभ्रमण का समय 11.86 वर्ष है, और उपग्रहों की संख्या 63 है। हमने पढ़ा भी है इसके बारे में। चलिए, और छठा पॉइंट है शनि। शनि के घूर्णन का समय 10.3 घंटा है, और परिभ्रमण का समय 29.46 वर्ष है। इसके उपग्रहों की संख्या 62 है। और यूरेनस यानी जो अरुण है, उसके घूर्णन का समय 16.2 है, 2 घंटा है, और परिभ्रमण का समय 84.01 वर्ष है, और उसके उपग्रहों की संख्या 27 है। और जो ये नेपच्यून है, वरुण, इसके घूर्णन का समय 18.5 घंटा है, और परिभ्रमण का समय 164.80 वर्ष है, और इसके उपग्रहों की संख्या 13 है। तो ये हमने आपको पूरे चैप्टर 1 का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो भी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, वो मैंने छांट करके उसमें आप लोगों के लिए मेहनत करके अलग से मैंने आप लोगों को PDF के रूप में दिया है, ताकि आप लोगों को पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे आप नोट कर लें और आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकें। कहा जाता है कि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, और अगर अभी भी हम सोच रहे हैं कि क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो आप अपनी इस शंका को दूर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए प्रतिदिन एक क्लास लेकर के आऊँगी, वो SST की। और साथ ही मैं इधर सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए भाषा यानी कि हिंदी की भी क्लास जो है वो लगाऊँ, जिससे कि आप लोगों की परेशानी कम हो सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स और अपनी राय जो है वो मुझे बता सकते, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। बस आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू।